बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब महफूज हैं और खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए जो एक जद्दोजहद जारी है, इसके क्या नताइज आएंगे, क्या केसेस में कमी आ पाएगी, क्या हमारे यहाँ से कोरोना वायरस जो है बाकी ममालिक की तरह यहाँ से भी वक्त पे ख़त्म हो जाएगा, या हम इसे जिस तरह आज तक पोलियो को लेकर बैठे हुए हैं तो हम कोरोना वायरस को लेकर बैठे रहेंगे। आखिर हमारे साथ जो सूरत हाल चल रही है, इससे निमटने के लिए हुक्मरान और अवाम मिल के निकलने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, इस बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस से जो मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 90 लाख से तजावज़ कर चुकी है। हलाकतों की तादाद जो है वो 4,71,000 से भी ज़ायद है। अमेरिका में जो सिर्फ मुतासर अफराद हैं वो 23 लाख के करीब हैं। पाकिस्तान में 1,87,000 से ज़ायद मुतासरीन हैं और तकरीबन 3,000 से कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी की वजह से हलाक भी हो चुके हैं। अच्छा, एक तो ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है पूरी दुनिया में तो चल रहा है, इसके साथ साथ एक दूसरी लहर भी आ चुकी है। मतलब इसका फेज़ 2 जिसमें दोबारा जिन ममालिक ने इसको अपनी तरफ से क्लियर किया और बड़े अपने आप को क्लीन किया कोरोना वायरस से, वहाँ एक दफ़ा फिर से ये वबा जो है वो फैल रही है, जिसको दूसरी लहर कह रहे हैं ये कोरोना वायरस की। चीन, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया में दोबारा से जो केसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि 10 कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए। मतलब अब पूरी टीम में से जितने भी लोग हैं स्क्वाड में से 10 लोग जो हैं ये अच्छे खासे नंबर्स हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में पूरी अवाम में कितनी बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस का शिकार होंगे, और अभी भी एक तासुर मौजूद है कि लोग इसका टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, खैर है, किसी को ये सिर्फ है, और कुछ लोग जो हैं बेयकीनी का शिकार हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे और इन सारी सूरत हाल पे। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में अमानुल्लाह खान मौजूद हैं जो कि एक सीनियर तजियाकार हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अमान भाई? ठीक ठाक? बड़ा शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि क्या हम लोग इस मुश्किल वक्त से निकल पाएंगे, या ये हमारे साथ ही कोरोना वायरस चिमटा ही रहेगा? मतलब न्यूजीलैंड से खबर आ रही है कि हमने क्लियर कर लिया, चीन ने कहा हम कर रहे हैं, बरतानिया की खबर आपको बहुत जल्द आने वाली है, जर्मनी की खबरें, अच्छी खबरें आने वाली हैं कि जनाब वो कोरोना वायरस फ्री हैं। हमारे यहाँ देखा, जैसे आपने खुद ही कहा कि जैसे पोलियो को लेकर हम बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ जो है हमने हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया। पोलियो को भी पोलिटिसाइज किया है और कोरोना को भी पोलिटिसाइज किया है। अगर आप देखें तो कोरोना को इतनी बड़ी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। यहाँ लोग लेस देन 1% डेथ है, लेस देन 1% डेथ है, जो इतनी खौफ नहीं है, तरह का खौफ क्रिएट कर दिया है। देखें आप जो टेलीफोन करें, आप देखें उसके अंदर कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। अभी उन्होंने कल 2-4 दिन पहले लोगों ने काफी एहतजाज किया, खौफ फैलाया उन्होंने। तो कोरोना हमारे यहाँ तो पोलिटिसाइज हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी वर्स थी कंट्री की, तो कोरोना के पीछे हुकूमत ने छुपना शुरू कर दिया। तो इसलिए लोगों ने इसको, जैसा आपने कहा, गैर संजीदा लेना भी शुरू किया। इसकी यही एक वजह ये भी है। दूसरी वजह, जिस तरीके से आप लोगों से कह रहे थे कि SOPs का ख्याल करें कि भाई आप मास्क लें, सैनिटाइज करें, डिटोल लें। अव्वल तो सारी दवाइयाँ 2 नंबर थी। उसके बाद अगर गरीब लोग जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, जिस मुल्क में 1 करोड़ आदमी रोज़ भूखा सोता है, 9 करोड़ आदमियों को एक वक्त का खाना मिलता है, वहाँ आप लोगों को कह रहे हैं कि आप ये सैनिटाइजर्स ले, मास्क पहने, सब महंगी चीज़ें ये हुकूमत को प्रोवाइड करना चाहिए। जिन ममालिक ने अपने ममालिक से इस वबा को भगा दिया है,
उन्होंने ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी। हमारे यहाँ अच्छा, डिटोल जैसी चीज 2 नंबर है। मान भाई, मैं मानना चाहता हूँ, मैं इस हवाले से बात करनी है हमें, कि हुकूमत को क्या क्या एक्शन देने चाहिए, और ये चीज़ें पूरी दुनिया के लोगों ने इस्तेमाल की हैं, तो वो उन्होंने खुद खरीद के किए हैं, हुकूमतों ने किए हैं, फलाही इदारों ने दी हैं। इस हवाले से बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं मुल्क में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए जद्दोजहद जारी है, जिसमें अवाम और हमारे हुक्मरान मिल के जद्दोजहद कर रहे हैं। इस हवाले से क्या नताइज सामने आ रहे हैं, आइंदा मुस्तक़बिल करीब में हम क्या नताइज देखते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। मानुल्लाह खान साहब हमारे, आप एक सीनियर तजियाकार हैं। वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि उन ममालिक में जो इस वक्त कोरोना फ्री हो गए हैं, जिन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि हमारे मुल्क में अब पेशेंट्स जो हैं वो नए पेशेंट्स बहुत कम आ रहे हैं और हम इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। बहुत जल्द ऐसे ममालिक की खबरें आएंगी भी हमारे सामने। एक न्यूजीलैंड की खबर आई भी थी, मगर बाद में कुछ पेशेंट्स उनके पास आ गए, तो वो स्टेटस उनके पास कोरोना फ्री कंट्री वाला वो नहीं रहा। पाकिस्तान में उसी मॉडल को अपनाते हुए एहतियात के साथ उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो अवाम के हवाले से कि ये आप ये इस तरह एहतियात करें और अब ये जगहों को खोलना चाहिए, इनको बंद रखना चाहिए, तो इन पॉलिसीज़ से आपको क्या लगता है कि हम कितनी जल्दी इस सारी परेशानी से निकल आएंगे? और दूसरा, ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, इनको अपनाने के लिए अवाम के पास रोटी के पैसे नहीं हैं। अभी आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ अवाम जो है वो उनको भूखा सोता है और बाकी जो है वो 9 करोड़ के करीब एक वक्त की रोटी खाते हैं। अभी आपने कहा, तो ऐसे लोगों को वो 1200 रुपये या 1400 रुपये लीटर सैनिटाइज़र जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या? क्या वो 20 रुपये का मास्क जो एक आम इसका रेट चल रहा है वो अफोर्ड कर सकते हैं? वो किधर है वो सारे, वो जो हुकूमत ने मंगवाए हैं, चाइना से आए हैं, ये इमदाद है जो, वो कहाँ पे है, नज़र नहीं आ रही। देखिए, ये जो जिन ममालिक में इस पर काबू पाया है, वो लोगों की नीयत बड़ी सही है। उनको वहाँ के हुक्मरानों की नीयतें ठीक हैं। उन्होंने अपने आवाम और उनके आवाम को पता है कि जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं वो नीयत साफ़ है। और सबसे बड़ा दारोमदार इसी बात का है, चाइना के अंदर वबा चली चाइना से और बहुत बड़ी तादाद में फैली और बड़ी जल्दी उन्होंने काबू पाया। मैंने भी कई दोस्त जो मेरे चाइना में हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स हैं, उनसे मैंने पूछा कि कैसे किया, तो उन्होंने कहा हमने आइसोलेट किया है, हमारी गवर्नमेंट ने हर आदमी को वहाँ पे सैनिटाइज़र, हर आदमी को डिटोल, हर आदमी को जो है ये मास्क वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की, यहाँ तक कि उन्होंने खाना वगैरह भी दिया है। हमारे यहाँ अगर आपने आइसोलेट किया है, हमारे यहाँ अगर आपने लॉकडाउन किया है, कभी कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, कभी कहते हैं मिनी लॉकडाउन, कभी कहते हैं पूरा लॉकडाउन, इससे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। लोगों के पास कारोबार नहीं थे। हमदर्दियाँ ज़रूर हुकूमत ने ज़बानी बताई कि जनाब ठेले वाले के पास काम नहीं है, रेडी वाले के पास काम नहीं है, दिहाड़ी का मजदूर के पास काम नहीं है। लोगों ने अपने दुनिया में, ख़ास तौर से पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, टेक्सटाइल मिल से जो चली नहीं, उन्होंने बंदे निकाल दिए। दफातर में जो है वहाँ से लोगों को निकाला गया, लोग घरों में बैठ गए। तो उससे डिप्रेशन के, कोरोना से ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। बहुत बुरा हाल है। और ऐसे आप जो हमारे यहाँ आबादियाँ हैं वो जितनी कंजस्टेड हैं और बत्ती के ना होने की वजह से लोग एक एक कमरे के घर में 6-6, 8-8, 10-10 बंदे रहते हैं। ये हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। वो अपने घर में रहने के बजाय वो बाहर निकल के अपने चबूतरे पर या बाहर कुर्सी लगा कर बैठते हैं, तो वो बिल्कुल मोहल्ले जो है वो करीब से होते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जो आइसोलेशन वाला तस्वुर है ही नहीं, वो ज़्यादा बेहतर था। जैसे आप जो बाज़ारों में चले जाएं, आपने ग्रोसरी खोल दी, ये खोल दिया, नहीं वहाँ तो कम पेल है। अगर बड़े बड़े मॉल्स के अंदर आप जाते और मॉल्स के ऊपर आप वहाँ गेट के ऊपर ही तमाम चीज़ों का इंतजाम कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर थे। उसके अंदर आप खुला माहौल मिलता है, कम पेल नहीं होती, लोग समझदार हैं, करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप हमारे गरीब इलाकों में, हमारा मुल्क 90%, 95% गरीब लोगों पर है।
और जिनके पास जिनके पास चीजें नहीं है, कहाँ से ना, ये हुकूमत का काम था कि चीजें प्रोवाइड करे। हुकूमत को इतनी बड़ी तादाद में इमदाद मिली है, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, दूसरे मालिक से भी। उन्होंने लोगों को क्या दिया है? 12 मैं तो सुन के हैरान हूँ, कल एक टीवी के प्रोग्राम में दिखा रहे थे कि 12 हज़ार रुपए एक एक घर में 4 5 बंदों को मिले हैं, जो कि PTI के लोग। अच्छा उनको मिले। ठीक है सर, ऐसे इल्जाम तो हम बेनजीर इनकम सपोर्ट टैक्स प्रोग्राम के वक्त में सुनते हैं। ये तो ऐसी करप्शंस हुई भी हो सकती हैं और माजी में भी सारा कुछ चलता रहा है। इस पे बात करते हैं, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आएंगे तो वो हम जो आप बात कर रहे थे कि गलत फैसले जो किए गए हैं, कुछ ऐसी जगहों को बंद किया गया जिनको बंद नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ पे SOPs को सही तरह फॉलो किया जा सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। अमदाद के हवाले से बात करेंगे और ये जो करप्शन के मामलात हैं, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जो एक तासुर है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन भी हैं और एक तजियाकार भी हैं। अच्छा अमान भाई, ये कुछ खबरें हैं, यहाँ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको मैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कहते हैं कि फरवरी से मुल्क में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ठीक है, सोशल मीडिया पर 2 जुमले बहुत मकबूल हैं, सरकारी अस्पताल जाएं तो जान नहीं बचती, प्राइवेट अस्पताल जाएं तो माल नहीं बचता। शोर मचा हुआ कि 5 से 6 लाख रुपए में प्लाज्मा फरोख्त हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? प्लाज्मा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इसी के साथ साथ जो है वो कीमिस्ट जो हैं हमारे, ठीक है, और जो केमिस्ट हैं और जो फार्मा कंपनियां हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो इस यूज़फुल हैं इस सारे पेंडेमिक में, उनकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं। वो मास्क बेचने वाले आम छोटे छोटे दुकानदार, मतलब सैनिटाइजर बेचने वाले, इस मौके पे गलत दवाइयां बनाने वाले लोग, वो जो आम लोगों के मोबाइल, व्हाट्सएप के मोबाइल पे वीडियोस आ रही हैं कि ये देखें किस तरह पकड़ के चीज़ें पैक कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट्स, जिससे लोग कम से कम वो लगा के अपनी तरफ से मुतमईन हो गए होंगे, यस हम जरासीम से पाक हो गए, मगर वो कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। तो इतना बड़ा धोखा हर लेवल पे हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस साहब, लाहौर के चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो फरवरी से पहले कोरोना आ चुका था पाकिस्तान में। नवंबर में कोरोना आया और फरवरी में अपने अरूज पे पहुंचा। ऐसे सूरत हाल में, और आज तक आप सब सुनते आए, हम देखते आए, होना ये चाहिए था कि जितने भी मिनिस्टर थे, पब्लिक के नुमाइंदे थे, वज़ीर आज़म समेत सब लोगों का, क्योंकि आम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आम पब्लिक ने इनको इलेक्ट किया, इनको पब्लिक में आना चाहिए था। सही है। खाली वहाँ बड़े बड़े सरकारी महलों में बैठ के सऊदी के शहजादे और दुबई के शहजादों की तरह बयानात नहीं देने चाहिए थे। सही है। आप शहजादे नहीं हैं, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लेकिन इनके तकब्बुर ने, इन लोगों ने, इनके अंदर इतना गुरूर और तकब्बुर आया, जितने मिनिस्टर हैं, जितने भी बड़े अरबाब इक़्तिदार बैठे हुए हैं, इनको चाहिए था पब्लिक में आके लोगों के साथ घुल मिल के ये बातें बताते उनको, और अपना दुखड़ा भी रोते, लोग उनकी सुनते भी। लेकिन जब आप सिर्फ ज़बानी कलामी बातें की हैं, और आप किसी, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने। मैं कई हॉस्पिटल को मैं खुद गया हूँ, देखा है। वो हॉस्पिटल के ओनर्स कहते हैं, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया कहती है कि मरीज़ को लाएं, पहले 10 लाख रुपए जमा करा दें। अब वो 10 लाख रुपए कहाँ से जमा कराएं? पहले जमा कराएं, ये एक इनिशियल फीस है जो आप 10 लाख से स्टार्ट करते हैं कोरोना। और इस तरह खौफ व हरास क्रिएट किया। अगर आज आप चेक कराएं, 6 से 7-8 करोड़ आदमी आज भी कोरोना वायरस से मुब्तला हैं, लेकिन मामूली नज़ला ज़ुकाम, मामूली खांसी, खराश, गले में हल्का बुखार, ये भी अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में कोरोना से रिकवर्ड भी हुई है। अगर आप देखें तकरीबन रेशो जो है 98-99% लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे, खौफ बता रहे, मर रहे हैं, फला हो रहा है। अब आप इतना खौफ क्रिएट कर चुके हैं कि लोगों को ये मजाक लगने लगा है। असेंबली के अंदर भी आवाज़ उठी है, कई वज़रा ने कहा, कई MNAs ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अपनी माशी मामलात को छुपाने के लिए कोरोना के पीछे छुप रही है। तो जो ये इसी तरह आपने जैसे भी खुद सर, ये मददगार जो दवाइयां हैं जो इस मौके पे जो बहुत यूजफुल हैं,
और उनकी कीमतों का बढ़ जाना ये एक बहुत बड़ा फेलियर है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ का, जो भी है पाकिस्तान में। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं, तो इस हवाले से ज़रा बात करिए कैसे ये इस सिचुएशन को काबू किया जा सकता है। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जहां पे मुल्क में कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से जो एक जद्दोजहद है उस बारे में बात हो रही है। और मेरे साथ स्टूडियो में अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जो एक सीनियर तजियाकार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं, जिनसे वक्फे से पहले भी बात हो रही थी। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने, जो कि एक सीनियर तजियाकार हैं, कालम निगार हैं और मराकश के एजाज़ी कौंसल जनरल हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वेरी मच फ़हीम, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल, दुआ आपकी सर। गुड, माशाल्लाह। सर अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि SOPs के हवाले से जो भी हदायत आवाम को दी जाती हैं कि आप इनके मुताबिक जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हम अपने आप को महफूज रख पाएंगे। पूरी दुनिया में वही हदायत जो हैं वो दी गई। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि वो सारी अद्वियात जो मतलब इस वबा के लिए जो मददगार हैं और उनकी कीमतें आसमान पे पहुंची हुई, सारी डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं और शॉर्ट है। इवन वो मास्क और वो पैनाडोल की गोली तक जो है, ये भी एक इस पे भी सवालिया निशान है कि ये इतनी महंगी हैं और इतने शॉर्ट हैं। क्यों? आखिर ये किस सिस्टम के तहत या कहाँ पे थोड़ी सी तरतीब में बेहतरी की जाए तो थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? फ़हीम, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं इसके ऊपर एक कॉलम भी तहरीर कर रहा हूँ, मैं कॉलम लिखता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त ये वबा आई है, मगर जो हालात पाकिस्तान के हैं किसी और ममालिक के नहीं हैं। कहीं भी किसी ने हालात से फ़ायदा नहीं उठाया है। पाकिस्तान का शुमार सिर्फ उन ममालिक में हो गया, दवाएं महंगी हो गई हैं, जैसे आपने तमाम चीज़ों के नाम लिए, और प्लाज्मा भी अब लोग बेचने के लिए बाहर आ गए हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप सूरत हाल से, हालात से फ़ायदा आप उठा रहे हैं और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, दवाइयाँ सिर्फ वो नहीं जिनका रिलेटेड है कोरोना से, बल्कि दूसरी जो अमराज की दवाइयाँ हैं वो भी इतनी महंगी हो गई हैं और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मगर देखिए, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें गवर्नेंस का आपकी लैकिंग है। अगर सख्त सज़ाएँ दे दी जाएँ तो किसी की कोई हिम्मत नहीं हो। हम ये देख रहे हैं कि जिसने चीनी की कीमतें बढ़ाईं, अरबों रुपए लेके वो बाहर चला गया, आटे की चीज उसने किया, पेट्रोल के कुछ दिन आए, आपने देखा होगा कि पेट्रोल के अंदर उन्होंने आज तक नहीं मिल रहा पैसे बनाए, हमने उसके बाद कुछ नहीं किया। तो देखिए, कानून ये होता है कि आपको एक डर और खौफ होता है कानून का कि अगर हम कोई गलत चीज़ करेंगे, मुनाफा कमाना, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुनाफा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर सिचुएशन से एडवांटेज लेके अगर आप इसके प्राइस और दवाइयों के प्राइस और चीज़ों के और प्लाज्मा आप बेचने पे आ गए, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कुछ रियायत नहीं होनी चाहिए। सर, क्या लूप होल्स हैं कानून में जिसके पीछे छुप जाते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तान जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे कवानीन हैं हमारे पास। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। गवर्नर्स की लैकिंग है। अगर हमारी गवर्नर्स हो, मतलब लोगों को पकड़ा जाए, उनको सजाएं दी जाएं, ये किया जाए, क्यों नहीं मतलब ये चीज़ होगी। भाई देखिए, पाकिस्तान जो है इस बार पहली बार, हमारी आफात आती रही हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सैलाब भी आया, हमारे यहाँ नॉर्थन एरिया के अंदर बहुत बड़ा वो भी आया, मगर कौम यकजा होती थी। उस वक्त हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी कि लोग जो हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पहला मौका है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, पब्लिक वो अपनी डायरेक्शन में जा रही है। उसको यह है कि जी हम अपनी डायरेक्शन में, हुकूमत जो है वो अपनी डायरेक्शन में जा रही है। जब तक हम सब एक पेज पे नहीं होंगे, जब तक हम सब एक साथ नहीं होंगे, मिल के हम इसका कर सकते हैं। और इसके अंदर ख़ास तौर पर ये ताजर जो इस वक्त ये पैसे कमा रहे हैं, मतलब उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि क्या ये वक्त इस चीज़ का है कि आप मतलब लोगों की फ़ायदा उठाएं उनकी ज़रूरियात से। और हुकूमत को भी चाहिए कि आप सख्ती, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो हेल्थ है, उनके अंडर में आती हैं तमाम ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आप उन सब के ऊपर छापे मारें। जिस तरह आपने अभी शुगर के अंदर जाके छापे मारे, सब कुछ किया, मगर क्या हुआ?
लोग जो थे पाकिस्तान से बैग उठा के प्रोटोकॉल के साथ चले गए। मतलब अब क्या इसका हल निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, जो जिम्मेदारान थे उनको गिरबान से नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया। ठीक है, आपने पॉइंट आउट जरूर किया कि यहाँ पे चोरी हुई है, मगर चोर किधर गया वो नहीं पता लगा। अच्छा सर, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जो गवर्नेंस के हवाले से और सबको मिल के काम करने की जरूरत है, तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी पाकिस्तान में है जो इन सबको एक पेज पे लेके आ सके? मतलब कोई तो ऐसी ताकत होगी ना, ऐसी कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी पाकिस्तान में, कोई ऐसा कुछ तो होगा जो आपको मतलब मजबूर कर सके कि एक पेज पे काम किया जा सके। ठीक है, मजबूरी अलग चीज़ है। पाकिस्तान में बेहतरीन कवानीन है, ठीक है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। दुनिया में कोई जो कवानीन बनते हैं उसी तरह के कवानीन पाकिस्तान में बने हुए हैं, कवानीन मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पावरफुल लोग हैं उन पे कानून का कोई अमल दरामद नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी, मुर्गी चोर जो है वो आपको जेलों में मिलेगा। अरबों का चोर जो है वो प्रोटोकॉल के साथ बाहर चला जाता है। ये जब आप इसको मानते हैं तो फिर आगे उसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती। लोगों को आप कह रहे हैं, जो बेशक कोई शक नहीं है, 2 नंबर माफिया इस वक्त जो है वो सरगर्म है, दवाइयाँ बना रहा है, जाली डिटोल बेच रहा है, जाली चीज़ें बेच रहा है। इसी तरीके से आप जो कवानीन की बात कर रहे हैं उनको अमल करने के लिए अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, लेकिन नीयत सही नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ पे पावरफुल लोगों के लिए अलग कानून है, गरीब आदमी के लिए, मुतवसत आदमी के लिए अलग कानून है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ मुझे शॉर्टली बताइएगा कि जब इस तरह के पावरफुल लोग जो हैं, जो ताकतवर लोग जो हैं, जब वो चोरी करते हैं या वो कोई जुर्म करते हैं और वो आज़ादाना तौर पे उस जुर्म से निकल भी आते हैं, उसे कोई उन्हें गिरबान से पकड़ नहीं पाता, तो ये एनवायरनमेंट, इस सारी मिसाल को देख के एक आम आदमी जो है वो मोटिवेट नहीं होता है गलत काम करने के लिए? मजबूर है ना, उसको तो पता चल गया है कि इसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अभी अर्ज किया ना कि रोटी चोर जो है, जिसको बेचारे ने रोटी चोरी की है तंदूर से, वो जेल में है, वो मजबूरी में उसने रोटी चोरी की है। और जो अरबों का खरबों का जो कि पाकिस्तान का मुजरम होना चाहिए, वो हुकूमत में बैठा हुआ है। हुक्मरान ही शुरू से 72 सालों में हुक्मरान ही चोर हैं। जितने हुक्मरान आए पाकिस्तान में वो चोर हैं, और उन्होंने अपने साथ चोर माफिया को अपने साथ इकट्ठा करके इस मुल्क पर हुकूमत की। उसकी वजह यह है कि सियासत से, ये आपकी तरफ से इल्जाम है या ये साबित है? पैसे की ताकत पर सियासत को एलिमिनेट किया है, जमहूरियत खत्म कर दी पैसे की ताकत से। जब ग्रास रूट से लोग नहीं आएंगे ऊपर, तो लिहाजा यही होगा, तो वही लोग आ गए जिसके पास ड्यूअल नेशनलिटीज है, वो लोग आ गए जो जिनके बच्चे और उनकी प्रॉपर्टीज लंदन, यूरोप, अमेरिका के अंदर है। उनको यहाँ की परवाह ही नहीं है। यहाँ अगर उनको पता होता कि मेरे बच्चों का भी उसी हॉस्पिटल में इलाज होना है, मेरे बच्चों ने उसी स्कूलों में पढ़ना है, तो वो आज उन जगहों का मयार बेहतर होता। सर एक वक्फा आ गया, फिर से वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। अमानुल्लाह खान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं, और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मराकश के एजाज़ी कौंसल जनरल हैं। इश्तियाक साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हमने वक्फे से पहले भी बात की थी कि दुनिया भर में जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है इस मुश्किल वक्त से निकलने का, क्या पाकिस्तान भी इसको फॉलो कर रहा है? कुछ इस हवाले से बात कर रहा था। मैं ज़रा दुनिया भर के मॉडल के बारे में, स्पेशली मराकश के बारे में पूछना चाहूँगा। आपकी थोड़ी एसोसिएशन है और आप ज़रा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो दूसरे ममालिक हैं उनमें एक मराकश, मोरक्को, ठीक है, मराकश जो है, ये किस तरह अपने आप को अभी तक एक अच्छी रेटिंग पर रखे हुए है? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बतलाया कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रोविंसेस जो हैं वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेंटर जो वफाक है अलग जा रहा है, लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिशन है समहाउ वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इससे पहले हम सब एक साथ हुआ करते हैं। मोरक्को में आप जाएँ, देयर इज़ नो सच थिंग। जो लॉज हैं वो लॉज हैं, हर कोई इसको फॉलो करेगा। ये नहीं है कि प्रोविंसेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, तर्ज़े हुकूमत एक सही है, यहाँ वहाँ पे भी ऐसा ही तर्ज़े हुकूमत नहीं। देखिए, मोरक्को इज़ ए किंगडम, मगर उसके अंदर है कि
किंग को ज़्यादा पावर होते हैं, बट एक उनकी पार्लियामेंट भी होती है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, वज़रा भी होते हैं, बट अल्टीमेट पावर जो है वो किंग के पास है, बादशाह के पास, होती ठीक है। है। मोरक्को इज़ लाइक ए सेकंड होम टू मी। मैं हर 2 महीने बाद जाता हूँ, ये पहला मौका है कि थोड़ा सा मुझे वक्फा ज़्यादा हो गया है। मगर देखिए उनका बड़ा मॉडल बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया और अब पूरा मोरक्को खुल गया है, मगर लोगों ने भी उनको फॉलो किया, जो हुकूमत ने SOPs जो थी वो बनाई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मुझे वहाँ पे कभी ये सुनने में नहीं आया कि खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हों, पेट्रोल महंगा हो गया हो कुछ। अगर ऐसा हो तो आप यकीन करेंगे किंग इतना सख्त आदमी है कि 2-3 को वो फ़ौरन ही लटका दे, मतलब तो उसके डर खौफ इतना ज़्यादा है कि कोई दवाएं कोई चीज़ वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ है कि काफ़ी लोगों को सपोर्ट हुकूमत ने बहुत दी है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब लोगों को घर बुला के, मेरे खुद एम्प्लॉयज़ कुछ हैं वहाँ पे, उनको सैलरीज दी, सब कुछ दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। और यही वजह हुआ कि लोगों ने रूल्स को फॉलो किया और अब जो है तकरीबन वो है नॉर्मल लाइफ जो है उसकी आ गई है। मगर मोरक्को को जो एक नुकसान हुआ है वो टूरिज़म से हुआ है, क्योंकि मोरक्को का ताल्लुक दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं। जिस तरह दुबई को आप देख रहे हैं कि दुबई के अंदर भी टूरिज़्म बिल्कुल नील हो गया है मोरक्को में, क्योंकि अब देखिए फ़हीम आने वाला जो वक्त है वो लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। अब वो बस एक्सपेक्ट करें कि हम 1 साल पहले जो लाइफ हुआ करती थी कि लोग जाते थे, घूमने जाते थे, क्रूज़ पे जाते थे, नई घड़ियाँ ख़रीदते थे, नई जीन्स ख़रीदते थे। अब एक तो दिल आपके ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो हम सब देखा है। और उसके बाद ये हो गया है कि अब ये प्रायोरिटीज़ हमारी बदल जाएंगी आने वाले वक्त के अंदर। तो लोगों की जो प्रायोरिटी होगी वो ज़्यादा जो होगी बस ये है कि बेसिक चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहें। तो हमें इस वक्त एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा हमें इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भी हमें 2 जगह से बहुत मार पड़ रही है। एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि इस बार 20 बिलियन से ज़्यादा भी नहीं जा पाएंगी, जहाँ पे हम 24 और 25 थे, क्योंकि हम ज़्यादातर गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट्स करते थे। गारमेंट्स में जीन्स आती थी, टी-शर्ट्स आती थी, शर्ट्स आती थी। डिपार्टमेंटल स्टोर बंद हो गए। जेसी पेनी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था अमेरिका में, क्लोज डाउन, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय नाउ दीज थिंग्स, यू नो। मतलब उनकी पूरी, हाँ, इसी तरह क्या हो रहा है सर कि पाकिस्तान में, पूरे यूरोप में और अमेरिका में अच्छे टेक्सटाइल के हवाले से अच्छी खासी प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर जाया करती थी, वो खत्म हो जाएंगे। मतलब कहाँ बनाएंगे, कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे? हम खुद मतलब एक्सपोर्ट्स करते थे, तो लोगों ने मना कर दिया है कि जी जो बना भी लिया था उसको भी हम नहीं ले रहे। अब आ जाइए दूसरी पाकिस्तान को जो हार्डशिप फेस हो रही है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी से हो रही हैं। हमारी 23 बिलियन तक रेमिटेंसेस पहुंच चुकी थी। इस वक्त 60,000 लोग हमारे ले ऑफ होके दुबई में बैठे हुए हैं, 30,000 हमारे सऊदीया में बैठे हुए हैं, तकरीबन 15 या 20,000 लोग कतर में बैठे हुए हैं। और ये लोग जब आएंगे वहाँ से तो इनको ना सिर्फ हमें अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जॉब्स नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि इस वक्त 20% हमारी डिक्रीज आ रही है रेमिटेंसेस के अंदर। अगर हम ये 2 चीज़ों को ले लें तो तकरीबन पाकिस्तान को $10 अरब का लॉस हुआ है कोरोना की वजह से इन 2 उसके अंदर। अब आइए, कोरोना ने पाकिस्तान में 10% गुर्बत में इजाफा कर दिया है, यानी कि सतह गुर्बत से जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो 10% और बढ़ गए हैं। और ये कौन लोग इसके अंदर गए? जो मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे। अब फ़हीम, जब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि सतह गुर्बत से नीचे मीन्स के उस फैमिली को ये नहीं मालूम होता कि उनका सेकंड खाना जो है आज मैसर होगा कि नहीं होगा। तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और दुआ ये करें कि किसी तरीके से हालात जल्द से जल्द बेहतर हों। और ऐसे वक्त में जब हम ये ख़बरें सुनते हैं कि मार्केट से पेट्रोल गायब हो गया और अब हाई ऑक्टेन जो है वो महंगे प्राइस पे बिक रहा है और लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, सेकंड मील उनका अवेलेबल नहीं है, और उनके ऊपर आप चीनी का, आप उनका आटे का, उनका पेट्रोल का और अब दवाइयों का बोझ डाल रहे हैं, तो बहुत अफसोस होता है। और हुकूमत समहाव जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी है। सर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि दुआ करें कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों। हमारी तो दुआएं हैं, हम हर पाकिस्तानी की दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इन सारे अंधेरों से बाहर निकले और कुछ तरक्की की मनाजिल जो है तय करे। दुआओं के अलावा कोई हल जो हमें अमली तौर पे जो जिसमें हुक्मरान और अवाम कोई मेजर रोल प्ले कर सकें, या कोई ऐसा इदारा जिसमें अदलिया है, हमारी मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, और कुछ ऐसे कोई इदारे या कोई जिम्मेदारी ले और इसको ठीक करने की तरफ आए? क्योंकि देखें, इमरान खान साहब से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत थीं, और अब वो इतना वक्त गुजरने के बाद वो लोगों की थोड़ी सी तवक्कुआत कम होती जा रही हैं।
आप थोड़ा सा कफ्से नफसी से काम ले रहे हैं कि कम होते जा मेरी रही सीट है। की मजबूरी। लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, एक लफ्ज़ है डिसअपॉइंट हुए हैं। कल आपने देख लिया है कि उनके अपने इजलास के अंदर एक दूसरे के खिलाफ क्या बात हुई है। ख़ुद उन्होंने ये तमाम चीज़ें एक्सेप्ट किए हैं कि सर हम डिलीवर भी नहीं कर सके, गवर्नेंस भी हमारी सही नहीं है, और आपस में भी जो पार्टी, देखिए जब लोग जो हैं इन तमाम, दूसरी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें यकजा होना पड़ेगा। अब इस वक्त के अंदर शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर लेना, दूसरों को अरेस्ट करना, उनको नैब ने बुलाना, हम इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। फ़हीम 6 महीने अभी इसको साइड पर रख दें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी ने करप्शन की है उसको नैब छोड़ दें, मगर खुदा रहा अभी 6 महीने के लिए जो पुरानी केसेस है उस पर कॉन्सनट्रेट करें। अब लोगों को पकड़ दकड़ बंद करें, सबको साथ बिठाइए, लोगों को साथ बिठाएं, अपोजिशन को साथ बिठाएं, प्रोविंसेस को साथ बिठाएं। अब ये हालत हो रही है कि देखिए वो यहाँ पे आए तो हमारे चीफ सीईओ जो होता है प्रोविंस का, मतलब उससे उन्होंने मुलाकात नहीं की, वो वहाँ पे चले गए, लड़काना में इनको चले रिसीव गए। नहीं करने आए, हाँ, लेने वो नहीं अब आए, देखिए ना ये उनके पास नहीं गए, और इसमें पिस कौन रहा है? बेचारे अवाम जो पिस सर एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो जरा इसी सवाल को लेके अमान भाई आपके पास हाजिर हूंगा मैं कि आप क्या समझते हैं कि दुआओं के अलावा भी कोई हमें हाथ पांव मारने चाहिए, या हम हीला करेंगे तो वसीला बनेगा, या सिर्फ दुआएं काफ़ी हैं पाकिस्तान के इन हालात की बेहतरी के लिए? एक वक्फे के बाद आप दोस्तों से फिर मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आप सब दोस्तों को एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में अमानुल्लाह खान पराचा साहब और इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू जारी है। वक्फे से पहले हम इश्तियाक बेग साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने रोशनी डाली जो सूरत हाल है, जो आपस में वफाक की और सूबों की लड़ाई है, काबीना के अंदर जो झड़पें चल रही हैं, और इसी हवाले से बात हो रही थी कि यहाँ पे इस माहौल के असरात जो हैं वो अवाम तक पहुँच रहे होते हैं, कि जो अच्छी बात नहीं है। अमान भाई, इश्तियाक साहब ने कहा कि दुआ कीजिए कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। अब यकीन माने कि हर पाकिस्तानी की ये दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, जो क्योंकि दूसरे ममालिक की जो अवाम है वो हुक्मरानों से तवक्को लगाते हैं कि उनके जो लीडरान हैं वो उन्हें इस मुश्किल हालात में निकालेंगे अपनी पॉलिसीज से या इन चैलेंजेस से मुकाबला करते हुए। हमारे यहाँ कुछ सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारे लीडरान जो हैं वो ये बताते हैं कि साढ़े को पैसे कोई नहीं गए, लाओ पैसे दो तानू मुश्किल कढ़िए। तो आपके पास कोई है हल दुआओं के अलावा, कुछ अमली तौर पे काम जो हो सके, जो जिसमें आप सब लोग, हम लोग देखने वाले, वो सब अपना रोल प्ले कर सकें? बड़ी अच्छी बात आपने की। पाकिस्तान के अंदर ये जो सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है 72 सालों के अंदर, हर दफ़ा यही क्योंकि आज़ादी नहीं है, लोगों को जमहूरियत की जो आज़ादी होनी थी वो मिली ही नहीं। वोट फ़हीम अब्बास को पड़ता है, जीतता है अमानुल्लाह खान पराचा। जब तक ये सूरत हाल कायम रहेगी, कितनी भी दुआएं कर लें, ये मुल्क बाहर नहीं निकल सकता। ये उसी सूरत में बाहर निकलेगा जब यहाँ जमहूरियत की आज़ादी हो, यहाँ सियासी आज़ादी हो, यहाँ ज़बान की आज़ादी हो। जब लोगों को ये एहसास होता है कि ये मेरा हर चीज़, मेरे हर चीज़ पर पाबंदी है, हर एक अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, और उस जमहूरी तौर पे आज़ाद नहीं है, तो दुआओं अल्लाह का भी हुक्म है कि मेहनत करो, 5 वक्त की नमाज, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। मगर वो कैसे मुमकिन है जो आप कह रहे हैं सियासी आज़ादी मुमकिन कैसे है? कल जो कुछ काबीना में आपने बयान किया, जो कुछ हुआ, माँ बहन की गाली गलोच हुई, लड़ाइयाँ हुई आपस में, ये इसी वजह के नतीजा है कि ये वो लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनको आवाम ने मुंतखब नहीं किया। अगर मुंतखब किया होता तो उनको एहसास से जिम्मेदारी होता कि हमें 5 साल बाद फिर जाना है आवाम में। जब एक इंसान को, क्योंकि सबसे बड़ा एहतसाब आवाम के पास वोट का है, जो वो बेचारा इस्तेमाल तो करता है, ठप्पा लगाता है, तीर पे निकलता है, किताब पर है, तो फिर ये सूरत हाल ऐसी पैदा होगी। तो खुले अब खुली बात चल रही है। मुझे टू द पॉइंट, मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो आपने कहा कि वो सियासी तौर पे आज़ादी हो तो तब ये सारे हालात बेहतर हो सकते हैं। वो सियासी आज़ादी मुमकिन कैसे है? वो इस वक्त जो है वो आप सिर्फ उस जगह पे बचाते हैं। मैं कहता हूँ कि दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा, अभी कोरोना का वक्त निकल जाए या इसी में हो जाए? ऐसे इंतजाम बहुत आए। अच्छा, हमारा मुल्क टूटा 71 में, किसने क्या सबक लिया, किसको सजा मिली, हमारे साथ कश्मीर छिन गया, किसको सजा मिली, क्या हमूद रहमान कमीशन के ऊपर क्या अमल दरामद हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
इसी तरह कई अच्छा, दफा कश्मीर छिन जाने के हवाले से जितने कई भी दफा देखिए, शब खून मारा गया, क्या हुआ? वाज़े तौर पे बयानात आए हैं आपको पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आप ख्यालात जो हैं वो इस तरह के पेश करते हैं। आप ख्यालात की बात, अमल की बात है। कश्मीर पर उसने अपना तसल्लुत कायम कर दिया, अपने उसका झंडा लहरा दिया, उसने अपने लॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, 370 उसको वहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया। तो उससे और मगर सर एक नजरिए से तो कश्मीर के लिए हालात बेहतर हो गए हैं। दूर अंदेशी से देखा जाए तो कश्मीरियों के लिए बेहतरी होने वाली है, जो लद्दाख में हो रहा है, जो चाइना के साथ, जो नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, इंडिया की अपनी इंटरनल जो सारी अब सिचुएशन आप है। देखिए, बात सुनिए, कश्मीर के लीडर गुज़िश्ता कई सालों से, जब ये मोदी की आमद हुई और उस वक्त कश्मीरी लीडर कह रहे थे पाकिस्तानियों से कि आप आए, हमारी मदद करें, हमारे मरने के बाद हमारी लाशों पे आके मदद करने आओगे, ये नहीं क्या कि कश्मीरी लीडरों ने मदद कर रहा था ना, आपने क्या फौज मदद की घुसे- हमको? घुसा दें, क्या यही मदद होगी क्या? आपने क्या मदद की? कोई मदद नहीं की आपने, सवाए लफाजी के, और वो आराम से कश्मीर लेकर बैठ गया कि कोई दुनिया भर में आप गए, दुनिया भर की आपने दरवाजे खटकाए, किसी ने कश्मीर के ऊपर, किसी इस्लामी मुल्क ने भी कश्मीरी मुल्क पे बोला है? तो पाकिस्तान ने बोला है और इसके बावजूद हमने मुल्क दे दिया, कश्मीर दे दिया। पाकिस्तान अच्छा, अलग है। हम आते हैं वापस पॉइंट पे आते मैं हैं। आपको आ रहा हूं, बस मिसाल के तौर पर सियासी आजादी किस तरह मुमकिन है? देखिए, सियासी आज़ादी सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है, अवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठा है, रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। लोग इस हद तक तंग आ गए हैं कि बार बार की ये चीज़ें कि डिब्बे खुलते हैं तो किसी और का रिजल्ट आता है, ठीक है, और सियासत को पैसे की पावर पे लिबरेट कर दिया है। अब लोग बिल्कुल ऐसे लोगों को देख रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करने लगे तो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, लोगों में ये इस चीज़ पे पाबंदी होना चाहिए, हर पार्टी को, हर आदमी को सरकारी मीडिया पे, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे आज़ादी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ चंद मखसूस 2 या 3 जमातों को लेकर आप जो है ना, उन्हीं के अंदर सिलेक्शन होता है, उन्हीं में एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी हमायत करती है, अपनी मर्जी से लेकर आती है। ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अवाम को नामंजूर है। आप बच्चा भी जानता है कि हुकूमत की तब्दीली कहाँ पर होती है और कैसे मुमकिन हो सकता है। इस चीज़ से जब तक आप आज़ादी के साथ हुकूमत लेकर नहीं आएंगे, इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया में कोई मुल्क भी मगर अमान भाई आपको तब्दीली दिखाई है, देखिए तब्दीली जैसी जो तब्दीली, अगर ये तब्दीली आपने जो दिखाई है, बड़ी शानदार तब्दीली दिखाई है, लेकिन ये तब्दीली काश आवाम लेकर आए होते हैं ना। आवाम को अगर सबज वाक दिखाकर तब्दीली लेकर आकर और फिर दूसरे लोग भी शामिल हो, इलेक्टेबल जो जिनको आप कहते हो सिलेक्टेबल हो गए वो, तो क्या नतीजा निकला? आज देख लें कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं पार्लियामेंट में, कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं काबीना में, किस तरह मगर ये भी तो हो सकता है कि ये जो नोक-झोंक है ये एक बेहतरी के लिए हो रही हो, कि आइंदा हालात बेहतर हों। आपने पॉइंट आउट किया चीज़ों को, और मतलब कुछ चीज़ें खुद समझ में आना शुरू हुई हैं। करने का तरीका भी होता है, गाली गलौज से नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तेरी माँ की, तेरी बहन की एक बड़ी माजत का असर ये नहीं होता, गिरबान नहीं पकड़े जाते। मुझे इस बात पे एक ब्रेक लेनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं और यही सवाल जो है और इसी से मिलती जुलती बात जो है वो हम इश्तियाक बेग साहब से भी करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी इश्तियाक भाई, हम वक्फे से वापस आ गए हैं। अमान भाई वक्फे से वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। और इश्तियाक भाई, जिस तरह वक्फे से पहले बात हो रही थी कि अमान साहब ने कहा कि यहाँ पे सियासी आज़ादी नहीं है। अगर सियासी तौर पे आज़ादी हो, जो जमहूरी आज़ादी, जो आवाम के पास एक इख्तियार होता है, सवाल करने का इख्तियार, हुक्मरान जवाबदेह होते हैं, तो मामलात कुछ मुख्तलिफ हों। आपके पास अगर यही सवाल आपकी खिदमत में अगर रखूँ मैं, तो क्या इसका जवाब देंगे आप? देखिए, अमान साहब ने बहुत रोशनी डाल दी है सियासी तौर पे। मैं ये कहूँगा कि मिसाक मीशत की ज़रूरत है इस वक्त। आपको पता है ना, मिसाक मीशत सही है कि तमाम पार्टीज जो हैं खुदारा मीशत के ऊपर एक हो जाएं, मतलब ताकि पाकिस्तान। अफसोस ये होता है कि 2 साल पहले वहीं हमारी जीडीपी 5.8% आई थी। इन 2 सालों में हम 0.4% माइनस पे आ गए। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि हमने माइनस के अंदर -0.4% जीडीपी इस बार हुकूमत ने अनाउंस की है 2 साल में। अब क्या हो रहा है कि
आने वाले वक्त में IMF और वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP आ रही है नेक्स्ट ईयर जो आएगी वो भी -1.5 पे जाएगी। अच्छा, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 2% है, यानी कि हमें हर कीमत के ऊपर 2% से ऊपर GDP लेके जानी चाहिए। हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। ये एक इतना बड़ा सेटबैक है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आने वाला वक्त कितना ख़राब आएगा। दूसरी फ़हीम, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊँ, अब क्या है कि किसी मुल्क को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो आपको टैंकों पे बैठ के नहीं आना पड़ता, तोपें लेके नहीं आनी पड़ती हैं। आप उस मुल्क की मईशत को तबाह कर दें, ख़राब कर दें, और वो मुल्क इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर वो डिफेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। इंडिया ने, अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये कश्मीर पे जो इतना बड़ा फैसला किया कि झंडा लहरा दिया और अपना हिस्सा बना लिया, उसको ये पता है कि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो कमज़ोर है और डे बाय डे और कमज़ोर हो रही है। खुदारा मईशत के ऊपर तमाम सियासतदान एक हो जाएं। एक मिसाक जमहूरियत हुई थी जिसमें सब ने कहा था कि हम जमहूरियत को प्रोटेक्ट करेंगे। अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासतदान इकट्ठे हों और कहें कि मिसाक मईशत, कोई भी अच्छी चीज़ होगी मईशत की अच्छी के लिए तमाम पार्टियां और सियासतदान जो हैं उसको सपोर्ट करेंगे, जब ही हम आगे निकल सकते हैं। अगर वफाक अपनी डायरेक्शन में गया, सूबे अपनी डायरेक्शंस में गए, अवाम जो हैं वो उन्होंने ये लूटा मारी की, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी अमेरिका के अंदर कई स्टोर्स लूटे गए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर लूटे गए हैं। ये जो 40% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, डोंट बी सरप्राइज वन डे अगर डिफेंस के अंदर आके जमजमा के ऊपर शोरूम्स टूट जाते हैं और सुपरमार्केट्स के अंदर लोग घुस के जो है आटे और ये चीज़ें जो अपने निकाल सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। लॉ ऑर्डर सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब होना शुरू हो गई है। सही है सर। अभी आपने और रमान भाई ने भी एक बात की थी कि इंतखाबात के हवाले से कि दोबारा से एक फेयर किस्म के इंतखाबात होने चाहिए। जमहूरियत में इसकी खूबसूरती यही है कि कोई भी लीडर जो है वो ताहयात नहीं होता है या उनकी अपनी नस्लों के लिए वो अवाम खुद ही मुंतखब करते हैं। एक ख़ास एक मुद्दत होती है, वो मुद्दत पूरी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि इंतखाबात होते हैं और एक कोई नए लीडर्स जो हैं वो आज़ाद आना ओके अवाम मुंतखब करते हैं, तो क्या ये जो -0.4 और नेक्स्ट ईयर -1.5 पर जो GDP आप कह रहे हैं, ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा सारा कुछ और बेहतर हो जाएगा कि ये इसी तरह ही हालात आगे बढ़ने देखिए, पड़ेंगे? मैं हर चीज़ को मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। आने वाली हुकूमत भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार होगी। सपोज इन केस इलेक्शंस होते हैं, कोई नई पार्टी आ जाती है, उसके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जैसे आपने कहा कि वो दोबारा 5.8% पे इसको ले आएगी। इन तमाम चीज़ों, क्योंकि देखिए होगा ये कि जो लोग इलेक्शंस में नहीं आएंगे फिर वो वही करेंगे जैसे अभी अपोजिशन कर रही है, असेंबलीज में हो रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि इसका असर जो है मईशत पे पड़ेगा। और सर नए लोग आएंगे और हम पे फिर से काम सीखेंगे। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि इससे मैं सोच रहा हूँ कि इसीलिए सबसे पहले इट्स नॉट कि आने वाला वक्त जो है अगर नई पार्टी कोई आ गई तो वो पाकिस्तान को उठा के ऊपर ले जाएगी मईशत को। कोरोना के ख़ास तौर पर क्राइसिस के अंदर मतलब इसके अंदर यकजा होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि सब इकट्ठे हों, मईशत के ऊपर तवज्जो दें। इलेक्शंस होने चाहिए, अगर लोग जो हैं उनका हक है उनका उसके अंदर करें, मगर मईशत के ऊपर अगर सब एक इकट्ठे होते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। देखिए हम बड़े सर वज़ीर आज़म साहब कोई अच्छा रोल प्ले इसमें जो सबको इकट्ठा करने में सबसे मेजर रोल प्ले कौन कर सकता है? क्या नॉट वज़ीर आज़म, बिकॉज वज़ीर आज़म थोड़े से सख्त तबीयत के हैं, थोड़े से उनके बारे में ये एरोगेंट भी हैं। वो सदर पाकिस्तान, हाँ, कोई एक मुआशी तौर पे कोई बहुत मजबूत शख्सियत जो है, कोई ऐसे कोई मलिक रियाज साहब को लेके आए हैं, कोई आर्मी चीफ आए हैं, मुझे बताएं कौन करेंगे? मतलब कौन लोग हैं? तमाम पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, सब बैठे जाएं, मगर सबसे पहले तो आप इस वक्त जो हैं ये तकड़ दकड़ और जो अपोजिशन हमेशा ये कह रही है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे खिलाफ हो रही हैं, इनको अब ज़रा बंद कर दें, मतलब प्लीज़। सही। और अगर ये बंद हो गई और बैठे अच्छे माहौल में बात करें तो मेरे ख्याल से आइस ब्रेक होगी। जी सही। अमान भाई, कोई एक जुमले का पैगाम है जिससे कोई बीज बोना चाहें, जो आप बताना चाहें कि ये कर लें बस? देखिए, बहुत सारी कहने को तो बहुत सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत आज़ाद ट्रेड पॉलिसी बना दे, आज भी बना दे, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान इधर एग्रीकल्चर कंट्री है, या अगर इसकी खत्म ना अगर मिसाल के तौर पे कॉटन
कॉटन की प्राइसेस ही गवर्नमेंट अगले साल के लिए फिक्स कर दे अच्छी प्राइसेस, तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी बिलियंस ऑफ डॉलर में। बिल्कुल सही। इसी तरह गंदम और शुगर, ज़राअत के शोबे पे संजीदगी से काम करने की जरूरत है। आपका ऐसी मतलब ये चीजें जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, उस पर अगर आप आने वाले वक्त में पहले से प्राइसेस फिक्स कर दें, तो मैं समझता हूं कि आपका जीडीपी वगैरह सब बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच अमान भाई, आप तशरीफ लाए। इश्तियाक साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। हम सब की दुआएं हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द अच्छे हालात देखे और तरक्की की सारी मनाजिल तय करे, और हमारे हुक्मरानों को भी संजीदगी के साथ, इत्तफाक के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के समरात पाकिस्तान को भी मिलेंगे और आवाम को भी मिलेंगे। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।